हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। बोले आप इतने ऊंचे हैं कि उखड़ चुके हैं। तो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबको उम्मीद थी कि मोदी आज हर आरोप का जवाब देंगे। कल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर वो सोनिया और राहुल का भ्रष्टाचार का आरोपी मानते हैं तो अब तक उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा। आज मोदी ने उसका भी जवाब दिया। पहले आप अधीर रंजन का वो आरोप सुनिए और उसके बाद मोदी का जवाब भी। 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे रख पाए आप लोग? आते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर है, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर है? हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कल लोकसभा में यह भी कहा था कि कांग्रेस भले ही लोकसभा का चुनाव हार गई हो, लेकिन वो आज भी देश की सबसे ऊंची पार्टी है। मोदी ने आज उस बयान का भी जिक्र किया और जवाब क्या दिया, सुनिए। कभी इंदिरा गांधी कहते थे एक लोगों की ऊंचाई जितनी भी हो, अगर खाना पीना ठीक से ना हो तो उसमें थोड़ा सूखापन, थोड़ा ढीलापन लगता है, लेकिन किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घाटते। ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इस तरह ही है कि हमारा गिरता नहीं, चाहे हमें कुछ दुबला पतला हो सकते, ऐसा बात नहीं। हमारे वाहन में 52 मेंबर्स है, इसका मतलब दुबला पतला तो हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है। यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई काम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है।
और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे, और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाएंगे। स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ। तो कांग्रेस बीजेपी पर नेहरू की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाती रहती है। कल भी अधीर रंजन ने यही कहा। मोदी ने आज इसके जवाब में कांग्रेस पर परिवारवाद में फंसे रहने का आरोप कैसे लगाया, अब वो सुनिए। लोग भी परमाणु विस्फोरण घटाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी घटाई, यही तो परंपरा है ना। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करते हैं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपने लिखे हैं, एक बार कम से कम नेहरू जी का नाम लिया करते, अच्छा लगता हम लोग को भी। आप छोटा नहीं होते। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है, जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं है, और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं।
लोग क्या बोलेंगे? और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है, तो फिर 10 फॉर एंड नो फर्दर आज मैं रिकॉर्ड पर चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है, तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। गुड। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल लोकसभा में एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था, वॉर ऑफ क्रेडिट। वो ये कहना चाहते थे कि मोदी सरकार हर चीज का श्रेय अकेले लेना चाहती है। आज मोदी ने इसका भी जवाब दिया। ये भाखड़ा नंगल डैम किसने बनाया सरंगी भाई? सरदार सरोवर डैम किसने बनाया गुजरात में? हीराकुद डैम किसने बनाया? नागार्जुन सागर डैम, इडुक्की डैम किसने बनाया? ये बड़ा लंबा कतार है। ये डैम बना, वो डैम बना, टिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता बाबा साहब आंबेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे, वो सारा काम बाबा साहब आंबेडकर के, लेकिन शायद एक सीमा के बाहर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं। ये सरदार सरोवर डैम 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो सपना था, लेकिन नींव रखी गई 61 में। और दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां। और उस समय 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा होते होते 60-70 हजार करोड़ पर पहुंच गया। ये देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थी। और तब जाकर के योजना, और अभी मैंने इसको पूरा किया। अभी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने जो उनको रुकावटें थी सारी हटाने का काम किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वो अपनी उपलब्धियां तो गिनाना चाहती है, उसका ढिंडोरा तो पीटना चाहती है, लेकिन दूसरे की उपलब्धि को नजरअंदाज करती है। मोदी का ये जवाब अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के दावों पर था। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी 1901 to 1951, the GDP growth of Indian economy was less than 1% per annum. We achieved more than 7.5% GDP growth. That means from -1% growth, we have drawn the country to the height of 7.5% GDP growth. कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय, लेकिन किसी और के समय हो तो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर जब पहुंचे थे, तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया। 11 या 13 पर पहुंचे थे, लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई? अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है, तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई न दे? और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्यों हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? आज 25 जून भी है। 44 साल पहले आज ही के दिन याद कीजिए देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। मोदी ने अपने जवाब में इस बात का जिक्र किया और कहा कि इस दाग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज 25 जून है साहब,
कि जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। तो मोदी ने अपने 1 घंटे के इस भाषण में कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया, आपातकाल से लेकर ट्रिपल तलाक तक। लेकिन कांग्रेस इसी बात पर खुश हो रही है कि मोदी ने अपने भाषण में नेहरू का जिक्र भी किया। पीएम के मुंह से नेहरू के जिक्र को कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी की कामयाबी मानते हैं। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि पीएम ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया, और जो सवाल नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को लेकर उठाया गया मोदी की तरफ से कांग्रेस पर, उसका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस की भूल चूक, आज संसद में मोदी का वार अचूक। तो फ्रेंड्स, मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे ऐसे वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है, सुनने में। इतने अच्छे आंसर्स दिए जाते हैं कि क्या बताऊं। और इतने फैंटास्टिक आंसर्स दिए, पर वो कह रहे हैं वो फिर भी इसी बात पे खुश हैं कि उन्होंने नेहरू जी का बात की है, उनको बाकी सब बातें समझ ही नहीं आ रही। पर कोई बात नहीं, कभी तो आएंगी समझ में। हमारे लिए तो जो अच्छा काम करेगा कंट्री के लिए, वो ही महान है, वो ही पार्टी सबसे ग्रेट है। तो वो तो हमको दिख रहा है अभी कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। कौन देश के लिए काम कर रही है। और मोदी जी ने अच्छा उन्हीं के वर्ड्स बाबा यूज करके उनको टॉन्ट किया कि उन्होंने कहा हम इतने ऊंचे हैं, तो उन्होंने वही हर बारी बोला आप इतने ऊंचे हैं तभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप इतने ऊंचे हो गए हैं कि ये हो रहा है। तो काफी उन्होंने बताया, और बातें सारी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बोली उन्होंने। कोई ऐसी मन गढ़ंत बात नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि आप करो तो आप शोर मचाओ। और हमने जब हमारे टाइम में वो 6th प्लेस पे आई है इकोनॉमी, तो कुछ नहीं जी, तब सब चुप हैं। गलत बात है ना, अगर आपकी कंट्री आगे हो रही है, चाहे आप हो नहीं उस टाइम उस सीट पे, कौन इंडियन खुश नहीं हो सकता। अरे हम बाहर बैठे वाले इतना प्राउड फील कर सकते हैं, तो आप तो वहां पे पॉलिटिशियंस हो जिनका काम है कंट्री को आगे बढ़ाना, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। इमटेरियल की किसने किया है, आपके इंडिया ने किया है, ये देखना चाहिए। पर मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, और उससे ही ना मैं कह रही हूँ उनकी आप जब बातें सुनते हो ना, तो आपको भी देशभक्ति की भावना आप में जागती है। जब आप उनकी सारी बातें सुनते हो, आपको भी लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए, कंट्री कम्स फर्स्ट। तो मजा आ गया सुनने में। मैं तो इसको फिर से बार बार भी देख सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। राइट, सो काफ़ी अच्छा इसमें ये है कि मोदी जी ने उनकी एक एक बात का रिस्पॉन्ड किया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी बोल रहे थे रंजन जी या जो भी हैं, उन्होंने जो बात कही है, और मेरे को लगता है उसके बाद मोदी जी ने सोच विचार किया है और रिस्पॉन्ड किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। ऑफ कोर्स ये थोड़ा पुराना वीडियो है, जैसे कह रहे हैं जून के समय का, और उनने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया हर एक बात के बारे में, कि ऊंचाई वाली बात यही कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और आप जो हैं ऊपर हैं। और इसमें मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल बात यही थी जो उन्होंने कहने की बात की है कि आप
मतलब कांग्रेस पार्टी जो है अपने सिर्फ खानदान के लोगों की ग्रेटनेस के बारे में बोलती है मगर औरों की नहीं। तभी उन्होंने नरसिम्हा राव जी और मनमोहन जी के बारे में बात की थी, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर है जो क्रिटिकल था कि आप अपने फैमिली के ही करते हैं। और दूसरा इमरजेंसी में कि आपने इमरजेंसी इंडिया पे लगाई अपनी पावर को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा अपनी सत्ता को बचाने के लिए। बेसिकली वही था कि अपने रूल को बचाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए इमरजेंसी की सभी जो थे रिस्पेक्टेड लीडर्स उनको आपने जेल में डाल दिया। पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगाई थी और उस तरीके से आपने सबको जेल कर दिया जस्ट बिकॉज आप पावर में रह सकें। तो वो बहुत ही शार्प पॉइंट था। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट है जो कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहा है वो यही है कि जब तक ये डायनेस्टी सिस्टम रहेगा कि आपके खानदान का ही कोई बंदा लीडर बन सकता है, तब तक ये पार्टी नहीं आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि हर इंसान जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो चाहता है कि कभी वो भी बन सके प्राइम मिनिस्टर, राइट। और जब तक ये चीज़ नहीं होती है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ कहे, देखिए कि जो इंसान अच्छा करेगा वो बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि ये फैमिली में ही है हमारी, हर इंसान जो मेहनत करता है वो बन सकता है। जब तक ऐसा कुछ वो करके नहीं दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो कोई भी मेहनती बंदा नहीं जाएगा। क्योंकि वो बीजेपी में जाएंगे इसलिए क्योंकि वो कहेंगे एक दिन मैं भी बन सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर अगर दूसरी पार्टी में जाऊँगा तो मैं कभी नहीं बन पाऊँगा, तो मैं क्यों जाऊँ। तो मेरे ख्याल से यही मेन डिफरेंस है। अगर आप नहीं अग्री करी तो बताइए। मेरे ख्याल से तो यही लगता है, आप ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। आप खुद ही देखिए कि दो तरह की कंपनियां होती हैं इस देश में। जो एक प्राइवेट कंपनी है जहां पे आप कभी भी सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि वो प्राइवेट है, और एक पब्लिक कंपनी है जिसमें शेयर्स होते हैं, उसमें कोई भी इंसान जो है ऊपर तक पहुंच सकता है, राइट। तो आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहेंगे? उस कंपनी में जहां आप सीईओ बन सकते हैं या जिस कंपनी में जिसमें कभी सीईओ नहीं बन सकते? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। हर इंसान कहेगा मैं उसी कंपनी में जाऊंगा जहां पे मैं भी कुछ बन सकता हूं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ देखने में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।